हेलो ऑल, सब बढ़िया चल रहा है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल डीपीपी 1.6। तो मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस चूज़ किए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग द जेड डायरेक्शन। ठीक है ना, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस मैंने जैसे कि दिखाया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली अलॉन्ग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 10⁵ वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट नहीं है एंड दिस इज गोइंग टू चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एट अ रेट ऑफ 10⁵ वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। आई होप सो तुमको ये समझ आ रहा है, ठीक है ना। व्हाट आर द फोर्सेस एंड द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड by a system having a total dipole moment equal to 10⁻⁻7 कूलम इंटू मीटर। मतलब हमने एक डाइपोल कंसिडर किया इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन और ये जो P है, P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? P का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻7 कूलम इंटू मीटर। अभी पूछा गया कि इसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी टिपिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। वहाँ पर हमको एक डाइपोल पर फोर्स निकालना है बिकॉज ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है, ठीक है ना। और एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल में जो फोर्स लगता है उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, दैट इज F इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी ई बाई, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलॉन्ग वेरी कर रहा है? इट इज़ वेरिंग अलॉन्ग जेड एक्सिस। डाइपोल भी जेड एक्सिस के अलॉन्ग प्लेस्ड है तो हम डी ई बाई डी जेड लिखेंगे। आई होप सो तुमको ये समझ आया। बहुत सीधा सीधा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अगर हम P का वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा? 10⁻⁻7। डी बाई डी जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10⁵ सो दिस इज 10⁻⁻2। तो फोर्स का वैल्यू तो आ रहा है 10⁻⁻2 न्यूटन लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, अभी नेक्स्ट ये भी पूछा है कि इस पर टॉर्क कितना लग रहा है ये बताओ। टॉर्क कितना लग रहा है ये बताओ। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज टॉर्क कितना लग रहा है वो निकालने के लिए एक बार ये देखते हैं कि इस पे फोर्सेस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ इट इज पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो इस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, राइट। लेट अस से दिस इज F1। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, दैट इज F2। दैट मीन्स बोथ द फोर्सेस F1 एंड F2 आर अलॉन्ग द सेम लाइन। मतलब F1 भी इधर, F2 भी इधर। वो अलग बात है, मैंने थोड़ा साइड में लिखा है, पर तुमको पता होना चाहिए कि F1 भी इस लाइन का अलॉन्ग होगा, F2 भी इस लाइन का अलॉन्ग होगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सिस मान लूँ, इफ आई टेक this as an axis, right, an axis passing through the center of mass of the dipole, both F1 and F2 will be passing through the center of mass and the net torque on the system will be equal to 0. So torque in this case will be equal to what? 0, as both F1 and F2 are passing through center of mass of dipole। ऐसा लिख सकते हो। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, मैंने ये बता के रखा है। आई होप सो तुमको ये समझ आया, ठीक है। ओके चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P वेक्टर इक्वल टू P i कैप, ठीक है ना, इज केप्ट एट ए पॉइंट x, y। मतलब इस पर्टिकुलर डाइपोल को कहाँ पर रखा गया है? x, y वाले पोजीशन पर रखा गया है, ठीक है। कुछ ऐसा रखा गया है x, y वाले पोजीशन पे। और इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन 4xy² i कैप प्लस 4x²y j कैप। फिर से यही पूछा गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। इस डाइपोल पे कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लग रहा है वो हमको बताना है। तो सबसे पहले ये समझो कि ये जो डाइपोल है दिस इज बेसिकली प्लेस्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये जो डाइपोल है दिस इज बेसिकली प्लेस्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अभी अगर हमको इस पे फोर्स निकालना है तो हमको फिर से वही एक्सप्रेशन यूज़ करना है, F इक्वल टू P मॉड ऑफ P। अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करना है तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? तुम ये देखो कि डाइपोल किसके अलॉन्ग रखा गया है। डाइपोल इज प्लेस्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सो इन दिस केस यू डिफरेंशिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? एक्स। दैट मीन्स डाइपोल जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा उस डायरेक्शन में तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4xy² i कैप प्लस 4x²y j कैप। एक बात बता दूं, ये जो डिफरेंशिएशन होगा दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना।
और हमको ये पता है कि अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तब हम y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट, और x को वेरिएबल मान के पूरा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो अगर हमको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, देखो हमने 4y² को बाहर रख दिया, x को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 1 आ जाएगा, तो बचेगा सिर्फ i कैप प्लस, सिमिलरली हमने 4y को बाहर रख दिया, x² को डिफ्रेंशिएट करूँगा 2x और बचेगा j कैप। तो फाइनली कितना आएगा, ध्यान से देखो, दैट इज 4y² i कैप प्लस 8xy j कैप, right? So this is the variation of electric field with respect to what, x axis, ठीक है ना। तो अभी हम इसमें अगर डायरेक्टली पुट कर दे, इस फोर्स के वैल्यू पे पुट कर दे, तो p लिख दिया हमने ऐसा, p, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई d बाई डी एक्स, और d बाई डी एक्स का वैल्यू ये है, दैट इज इन दिस केस 4y² i कैप प्लस 8xy j कैप। कुछ समझ आ रहा है? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर p है तो मैं 4y को कॉमन ले लेता हूँ, p अंदर रह गया और यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, दैट इज y i कैप प्लस 2x j कैप, ठीक है ना। तो ये हो गया फोर्स का एक्सप्रेशन। तो अभी अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करेंगे, चलो ये वेक्टर फॉर्म में ही लिख दिया हमने, आई कैप और जे कैप के फॉर्म में। तो इफ़ वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, दैट इज जस्ट रूट ओवर ऑफ 4, ये जो क्वांटिटी है, एज बिकॉज बोथ द वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, चलो 4yp, अच्छा फ़ायदा नहीं हुआ, फिर से अंदर डालना ही पड़ा, प्लस 4yp इंटू 2x द होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं हमको मिलेगा 4yp और अंदर रह जाएगा तुम्हारा y² प्लस 4x², ठीक है। सो दिस इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस डायपोल। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डायपोल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो तुमको अगर फील्ड का वेरिएशन देखना, इट हैज़ टू बी सीन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना। बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुमको याद रखना है। आई होप सो तुमको ये समझ आए, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इट डिजर्व्स अ डिस्कशन। तो क्वेश्चन ऐसा है कि डायपोल विद एन इलेक्ट्रिक मोमेंट p इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए लॉन्ग थ्रेड चार्ज्ड यूनिफॉर्मली विद ए लीनियर डेंसिटी लैम्डा। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर शो किया, दिस इज ए लाइन चार्ज, ठीक है, और इसमें जो चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है, और एक डायपोल को रखा गया है। क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द फोर्स F एक्टिंग ऑन द डायपोल इफ द वेक्टर P इज ओरिएंटेड। मतलब 3 केसेस दिया हुआ है। पहला केस अलोंग द थ्रेड, दैट मीन्स इफ दिस इज द थ्रेड ऑफ लाइन चार्ज, इसके अलॉन्ग ही रखा गया है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव इसके अलॉन्ग रखा गया है, तो इस सिचुएशन में कितना फोर्स लगेगा, सबसे पहले ये निकालते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस इस लाइन चार्ज से देखूँ एंड नेगेटिव चार्ज इस लाइन चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, दोनों डिस्टेंसेज एक्जैक्टली सेम है, और मुझे पता है कि ये लाइन चार्ज इस जगह पर जितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चलो मैं फोर्स लिखता हूँ Q इंटू ई, बाहर की तरफ होगा बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, इट विल बी एक्सपीरियंसिंग रिपल्शन। तो ये लाइन चार्ज एज बिकॉज आर डिस्टेंस पे ही नेगेटिव चार्ज है तो उतना ही फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बट डिफरेंस ये होगा एज बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिव चार्ज, ये इसको अपने तरफ खींचेगा। दैट इज़ द रीज़न ये फोर्स कितना हो गया इस तरफ, मैग्नीट्यूड उतना ही है QE बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो व्हाट इज द नेट फोर्स इन दिस केस? नेट फोर्स इन दिस केस इज ऑब्वियसली इक्वल टू व्हाट, 0। ये नेट फोर्स 0 हो जाएगा बिकॉज दे विल बेसिकली कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट दिस इज ए वाला पार्ट, ये हमने ए वाला पार्ट का डिस्कशन किया, लेट अस से ये हमारा बी वाला पार्ट है, ये डिस्कस करते हैं। बी वाले पार्ट में द डायपोल इज प्लेस्ड अलोंग द रेडियस वेक्टर। सो इफ दिस इज द रेडियस वेक्टर, इसके अलोंग प्लेस किया गया नेगेटिव पॉजिटिव। तो मैंने माना कि डायपोल का सेंटर जो है वो लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पे, तो इस लाइन चार्ज के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, we all know that it has to be along this direction and we also know the expression, right? Value of electric field कितना होता है कि लाइन चार्ज के लिए, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए 2 pi lambda by 2 pi epsilon naught into r, which means electric field is dependent on r, and ये जो डायपोल है वो भी r के along place किया गया है। So the most important thing that you need to understand is that ये जो डायपोल है, दिस डायपोल इज प्लेस्ड इन ए रीजन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो अब हम फोर्स का फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, P इंटू DE बाई जिसके अलॉन्ग डायपोल को रखा गया है उसके अलॉन्ग हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को देखना है। डायपोल इज प्लेस्ड अलॉन्ग R, सो वी नीड टू चेक द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग R, सो DE बाई DR हो जाएगा।
एज बिकॉज हमको ई का वैल्यू ऑलरेडी पता है, ई इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो एक बार हम डी बाई डी आर निकाल देते हैं तो कितना होगा, माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, बिकॉज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर रख सकते हैं, 1 बाई आर का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 बाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हो गया हमारा डी ई बाई डी आर, ठीक है ना। सो अभी अगर हमको फोर्स निकालना है तो फोर्स कितना होगा, मॉड ऑफ पी इंटू डी ई बाई डी आर। तो माइनस लैम्डा हमने यहाँ पुट कर दिया, दिस इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो इसके बाहर आएगा तो क्या आएगा, लैम्डा पी डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये बोलो समझ में आया नहीं आया, दिस इज लैम्डा पी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। अच्छा आर नहीं होगा, सॉरी ये आर स्क्वायर है, स्क्वायर मिस कर गया मैं, यहाँ पर एक स्क्वायर होगा, दिस इज द स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल। इसके आगे अगर सोचना चाहोगे कि डाइपोल फाइनली किस तरफ मूव करेगा, खुद सोच के देखो, दिस नेगेटिव चार्ज इज क्लोजर टू द इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा F1 एज कम्पेयर टू दिस फोर्स F2, F1 का वैल्यू F2 से क्या होगा, ज़्यादा। दैट मीन्स दिस डाइपोल विल बी मूविंग टुवर्ड्स द infinitely long charged wire, or in other words this dipole will show a tendency to move towards the stronger electric field, because इस region में field stronger है, dipole भी उसी तरफ जाना चाहेगा, ठीक है। Is that clear? Okay, now let us see केस C में क्या दिया गया है। केस C में ये दिया गया है कि the dipole is placed at the right angles to the thread and the radius vector, मतलब जो लाइन चार्ज है उसका भी परपेंडिकुलर होगा और जो आर है रेडियस वेक्टर उसका भी परपेंडिकुलर होगा हमारा डाइपोल। तो ध्यान से देखो, हमने जो ये पिक्चर बनाया है, दिस इज द डाइपोल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। क्या तुमको वीडियो में दिख रहा है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो पेन है, दिस इज द डायरेक्शन अलोंग विच द लाइन चार्ज इज कैप्ट, राइट। दैट मीन्स ये जो क्रॉस है, लाइन चार्ज पेपर के अंदर घुस रहा है, दिस इज रेडियस वेक्टर। और ये जो डाइपोल हमने रखा है, कम ऑन, ये जो हमने डाइपोल रखा है, दिस इज परपेंडिकुलर टू आर एज वेल एज दिस लाइन चार्ज, और ये आर डिस्टेंस पे, इस पे फोर्स पूछा गया है। बेसिक प्रॉब्लम करते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल आइडिया। ये लाइन चार्ज मैंने पॉजिटिव माना है, प्लस लैम्डा कोलम पर मीटर, तो इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा होगा F फोर्स से, एंड ये जो लाइन चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींच रहा होगा F फोर्स से। बाई सिमेट्री हम लोग आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये थीटा और ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेम। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी अगर मैं इस F का एक कॉम्पोनेंट इस तरफ देखूँ, सो इफ दिस इज थीटा, दिस विल बी व्हाट, दिस ऑल्सो हैव टू बी थीटा, तो ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, दैट इज F cos थीटा, और ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, कम ऑन, दैट इज F sin थीटा। सिमिलरली इस F को अगर मैं रिजॉल्व करूँ, एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा, एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा। इफ दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, ये वाला कॉम्पोनेंट कितना होगा, F cos थीटा, और ये वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा, कम ऑन, F sin थीटा। तो इस पूरे डाइपोल पे अगर हम रिजल्टेंट फोर्स देखें तो ये F cos थीटा, ये F cos थीटा, दे विल बेसिकली कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है ना। और जिंदा रहेगा सिर्फ F sin थीटा प्लस F sin थीटा along the upward direction. So resultant force in this case, if I say F resultant in this case is twice F sin theta. एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो थीटा है, दे आर वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज डाइपोल याद है ना, दे आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा है। डायग्राम में दिखाने के लिए मैंने बड़ा बनाया, बट एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, तो थीटा को भी बहुत छोटा होना पड़ेगा। और थीटा अगर बहुत छोटा होता तो याद रखना हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बात हम लोग f का वैल्यू लिख के रख सकते हैं। जो f है वो f का वैल्यू कितना होगा, f इन दिस केस इज इक्वल टू, यहाँ का चार्ज का वैल्यू हमने q लिख दिया, और ये जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। नाउ यू हैव ए कन्फ्यूजन नाउ, सर ये r डिस्टेंस और ये r डिस्टेंस सेम कैसे होगा। अरे यार एक बात समझो, ये थीटा बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि दिस टू लाइन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ हम नियरली एक ही मान सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अभी नेक्स्ट देखो कि हमको अगर साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा को हम आगे जाके थीटा लिखेंगे, थीटा होगा आर्क बाई रेडियस, मतलब आर्क बाई रेडियस। तो ये लेंथ कितना होगा, दिस इज द हाफ द लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो पहले हम एक काम करते हैं, इस पूरे डाइपोल का लेंथ कितना है वो निकाल लेते हैं। इस पूरे डाइपोल का जो लेंथ होगा, एक बार डाइपोल मोमेंट p का वैल्यू कितना होता है, 1 ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। लेट अस से ये पूरा डिस्टेंस को हमने l मान लिया, ठीक है ना। सो l कैन बी रिटन एज व्हाट, p बाई q, करेक्ट। तो हमको चाहिए l बाई 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p बाई 2q। इज दैट क्लियर? तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ओके तो हमने l बाई 2 का भी वैल्यू लिख लिया। तो अभी फिर से रिटर्न यहाँ पर जाते हैं, 2
एफ का वैल्यू पुट करते, एफ का वैल्यू कितना होगा, लैम्डा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, समझ आ रहा है। एंड साइन थीटा की जगह थीटा लिखेंगे, थीटा क्या होगा, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर्क का लेंथ मतलब एल बाई 2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी बाई 2 क्यू इंटू एंगल इक्वल टू आर्क लिख दिया हमने, रेडियस लिख दिया क्या नीचे, फिर से और एक बार आर। थोड़ा सा क्लमजी हो रहा है, होप सो तुमको समझ में आ रहा है, क्लियर है ना पूरा, पक्का, ओके। तो ध्यान से देखो कौन कौन चला जाता है, ये क्यू कैंसिल आउट हो जाता है, ये टू कैंसिल आउट हो जाता है, एनीथिंग एल्स, कम ऑन, एनीथिंग एल्स बोलो। तो यहाँ देखो बचता क्या है, बचता है लैम्डा इंटू पी, और नीचे क्या बचता है, ध्यान से देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। एक काम करो, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के लिख सकते हैं, तो के ऊपर चला जाएगा, दैट इज 2, ठीक है ना। इन दिस केस 2 के, ठीक है, फिर लैम्डा पी डिवाइडेड बाई व्हाट, आर स्क्वायर, ठीक है ना, 2 के लैम्डा पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर, पक्का, थोड़ा सा कट रहा है, दिख रहा है, आई थिंक सो, ठीक है ना। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल अंडर दिस सिचुएशन, ठीक है, क्लियर, ओके ओके। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, देखो यहाँ पर हमने एक पी वेक्टर को ओरिजिन पे रखा है, एंड डायरेक्टेड अराउंड द एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट P far away from the dipole the electric field is parallel to y axis। मतलब इस डाइपोल के लिए P पॉइंट पे जो ये ब्लैक कलर के इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, इट इज पैरेलल टू y axis, मतलब इट इज पैरेलल टू y axis। OP makes an angle of theta with the x axis, ये जो OP it makes an angle of theta with the x axis। देन 3 ऑप्शन है, tan थीटा, ये जो tan थीटा इसका वैल्यू पूछा गया, ठीक है ना। तो यहां पर तुमको ये याद करना पड़ेगा कि हमने एक रैंडम पॉइंट पे डाइपोल के लिए जो फील्ड निकालने का टेक्निक सिखाया था वो क्या था। मैंने कहा था कि पी को ना 2 वेक्टर में रिजॉल्व करने के लिए पी का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और पी का जो दूसरा कंपोनेंट है वो इस तरफ आएगा, याद है ना ये चीज, 1 अलोंग द लाइन 1 परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो अलोंग द लाइन के लिए यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ई एक्सियल, और पी का जो ये वाला कंपोनेंट है इसके लिए ये इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल फील्ड बनता है, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये ई होता है, ठीक है। और हमने ये भी सीखा कि ये एंगल अगर अल्फा होता है तो हमने ये सीखा कि अल्फा और थीटा के बीच का रिलेशन क्या होता है, दैट इज tan अल्फा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा, ये होता है रिलेशन, अल्फा इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। बट यहां पर सीन क्या देखो, ये जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, which means this electric field will be perpendicular to x axis। मतलब यहां पर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं ऐसा, तो ये अगर थीटा है तो इस एंगल को भी थीटा होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर, बिकॉज दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये पूरा एंगल अगर 90 डिग्री है तो अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में tan अल्फा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज tan थीटा डिवाइडेड बाय 2। tan 90 minus theta is what, cot theta, that is equal to what, tan theta divided by 2। cot theta is 1 by tan theta, tan theta multiply हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan square theta is equal to 2, and finally tan theta is equal to what, root over of 2। समझ आया? So this is the answer, and if I match it with the option, it is option B। option B is the correct option, ठीक है। I hope so तुमको ये समझ आया। ओके चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन ऐसा है कि देयर आर 3 आइडेंटिकल डाइपोल्स आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर में ऐसे अरेंज किया हुआ है। व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो पूछा गया है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तुमको सारे फॉर्मुलास तुमने जो डाइपोल में सीखा वो यूज करना पड़ेगा। पहली बात यह कि अगर मैं इस पॉइंट P पॉइंट को देखूं और इस डाइपोल को देखूं तो ये डाइपोल बोलेगा सर ये जो है ना ये मेरे इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ठीक। ये डाइपोल भी बोलेगा सर ये भी मेरे इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। लेकिन अगर इस डाइपोल को पूछूं भाई ये बताओ कि ये पॉइंट कहां पर है, ये डाइपोल बोलेगा सर ये जो पॉइंट है इट इज एट एन एक्सियल पॉइंट, मेरे एक्सिस पे लोकेटेड है। तो इन सब के लिए अगर मुझे फील्ड लिखना है तो तुमको सबसे पहले ये याद होना पड़ेगा कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2kp/r³, एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे फॉर्मूला होता है kp/r³। इसके साथ साथ तुमको डायरेक्शन को लेके भी ध्यान देना है कि
एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। पी वेक्टर का ये होता है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वो पी वेक्टर के ऑपोजिट होता है। मुझे पता है कि तुमको याद होगा, डेफिनेटली याद होगा। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इस पहले वाले डाइपोल के लिए देखते हैं कि इसके लिए यहाँ पर कितना फील्ड बनेगा। देखो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, पी वेक्टर तो इस तरफ है, राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब इसके कारण यहाँ पर इस पोजीशन पे पॉइंट पी पे जो फील्ड बनेगा इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा के पी बाई आर क्यूब। सो इन दिस केस इट इज के पी बाई आर क्यूब, मतलब डिस्टेंस यहाँ पर एक्स दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस डाइपोल को पूछूं कि भाई ये बताओ कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कितना फील्ड बनेगा और किस तरफ बनेगा, वो बोलेगा सर नेगेटिव टू पॉजिटिव, पी वेक्टर तो राइट की तरफ है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ बनेगा, तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा सर वो लेफ्ट की तरफ बनेगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सेम के पी बाई एक्स क्यूब। सो ये हो गया के पी बाई एक्स क्यूब, मतलब दो इक्वेटोरियल पोजिशन में जो फील्ड है वो इतना आ गया, के पी बाई एक्स क्यूब, के पी बाई एक्स क्यूब। अभी ये वाला जो डाइपोल है इसके लिए पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ व्हाट पी वेक्टर। पी वेक्टर राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है तो पी पॉइंट पे इसके लिए जो फील्ड होगा वो भी राइट की तरफ पॉइंट करेगा, और उसका वैल्यू कितना होगा 2 kp बाई एक्स क्यूब। इज दैट क्लियर? समझ आया? इट्स ए स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम, देख के समझ में आ रहा है कि रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगा 0। इन दोनों को मिला के 2 kb बाई एक्स क्यूब, इस ये कितना है 2 kb बाई एक्स क्यूब। सो व्हाट विल हैपन टू द रिजल्टेंट फील्ड? The resultant field at the point P in this case will be equal to 0, and correct option in this case is what? C. C is the correct option. ठीक है? I hope so तुमको ये समझ आया पक्का? इसमें तुम्हारा सारा फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएगा, इसको अच्छे से समझना। ठीक है? ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन ऐसा है, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज। ध्यान से सुनो, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टोटल फोर्स पूछा गया है and the field is produced by a point charge। तो एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे पहले तो ये बताओ कि एक पॉइंट चार्ज का फील्ड कैसा होता है। एक पॉइंट चार्ज का फील्ड इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, विच मीन्स दैट द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, फील्ड अगर वैरी करेगा तो ऑब्वियसली डाइपोल पे फोर्स, नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर फील्ड वैरी कर रहा है तो डाइपोल का माइनस क्यू जिस लोकेशन पे वहां पर अलग फील्ड होगा, डाइपोल का प्लस क्यू जिस लोकेशन पे वहां पर फील्ड अलग होगा। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बी, दैट द फोर्स ऑन द डाइपोल because of the electric field of a point charge is never 0। वेरी सिंपल, ये समझ में आ गया होगा। ओके ओके, चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इन द xy प्लेन where the electric field due to a dipole, ये एक डाइपोल है, डाइपोल एक्सिस इज along the x axis, ये जो डाइपोल का एक्सिस है दिस इज along the x axis, x axis पे है डाइपोल, ठीक है ना, एंड इट्स इक्वेटोरियल इज along y axis, इसका जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वो y axis के along है, इज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस s। मतलब मुझे उन पॉइंट्स का लोकस चाहिए जिन पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। मतलब मुझे उन लोकेशंस को निकालना है, उन लोकेशंस के लोकस को बताना है जिन लोकेशंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, रिजल्टेंट फील्ड, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन हमने जस्ट नाउ डिस्कस किया, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया गया है। देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तुम्हारा डाइपोल है और मतलब एक्स एक्सिस बन गया इस डाइपोल का एक्सिस, दैट मींस ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये अगर थीटा है, इसको भी हम थीटा कह सकते हैं, तो अल्फा को हम क्या कह सकते हैं 90 माइनस थीटा। सेम, एग्जैक्टली सेम हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया अभी। तो हमको ये पता कि अल्फा और थीटा का क्या रिलेशन होता है, हमको पता कि 10 अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10 थीटा। याद आया कुछ? अभी डिस्कस किया था। तो अल्फा की जगह अगर हम 90 माइनस थीटा पुट कर देंगे, 10 90 माइनस थीटा अल्फा की जगह, तो क्या हो जाएगा वो cot थीटा दैट इज इक्वल टू 10 थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट 2। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहां हमको फाइनली क्या मिलेगा 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 एंड थीटा का वैल्यू कितना होगा 10 इनवर्स ऑफ रूट 2, राइट, दैट इज 10 इनवर्स ऑफ रूट 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर एंगल पे 10 इनवर्स ऑफ रूट 2 पे अगर तुम कोई लाइन खींच दोगे ऐसे करके, तो इन लाइन में जितने सारे पॉइंट्स में, हर एक पॉइंट में अगर तुम रिजल्टेंट फील्ड निकालोगे, उस फील्ड का डायरेक्शन हमेशा एक्स एक्सिस या डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होगा। तुम यहाँ चूज करो, यहाँ चूज करो, यहाँ चूज करो, यहाँ चूज करो, ऐसा ही तो डायग्राम बनेगा हर जगह।
That means you just need to simply draw a line which makes an angle of tan inverse of root 2 with the x-axis, and every point on that line will have an electric field produced by the dipole which will be perpendicular to its axis. ठीक है? ओके, चलो ये डीपीपी का डिस्कशन यही कंक्लूड करते हैं. ये डीपीपी के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको लास्ट तक सारे क्वेश्चंस ध्यान से सुनना है, और यही प्रैक्टिस तुमको रेडी बनाएगा जेई मेंस एडवांस या एनडब्ल्यूटी के लिए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो थ्योरी को अच्छे से समझना है. थ्योरी को अच्छे से समझने के बाद तुम्हारा मेन मोटिव बनता है प्रॉब्लम्स 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 प्रैक्टिस करते जाओ. बिकॉज प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने से ही तुमने जो सीखा है ना उसमें तुमको ग्रास्प मिलेगा. और ये ना एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस. यू नीड टू फॉलो इट एवरी टाइम. रोज प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन देखो, मैंने डीपीपी अटैच करके रखा है अपने वीडियो पे. अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन है जो तुमको समझ नहीं आ रहा, तुमको थोड़ा और डिस्कशन चाहिए, प्लीज फील फ्री टू टेल मी, प्लीज फील फ्री टू कमेंट, आई विल गेट बैक टू यू. ठीक है, चलो, गुड नाइट.